आज का हमारा टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको जो है किस तरीके से जो है वो राइट किया जाता है, उसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की पोजीशन क्या होती है एंड सो ऑन। इस सब को हमने प्रीवियस जो है वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, वो हम क्या करेंगे वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, असल में हम किन चीजों को बैलेंस कर रहे होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक की लाइन बताती हूँ कि बुक की लाइन आपकी क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपकी बुक के लाइन में लिखा हुआ है द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लाइन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो भी होती है उसको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। किसी भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको मास का जो मास को असल में बैलेंस करना होता है। ठीक है, लेकिन किसके मास को बैलेंस करना होता है? वो करना होता है आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड के मास को। जो आपका रिएक्टेंट्स है और जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है उनका जो मास है वो इक्वल होना चाहिए दोनों साइड पे। अगर तो वो इक्वल है तो मतलब मास आपका क्या है? कंजर्व है, मास कहीं नहीं गया, मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना मास जो है वो अलग से आया है कोई, बल्कि जो मास रिएक्टेंट्स का था वही मास आपकी प्रोडक्ट्स का मिल रहा है आपको। ठीक है, उतना ही मास। तो इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं ताकि हम क्या जो है वो फुलफिल कर सकें या फिर कह लें कि ओबे कर सकें किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो है ये वाली बात हो गई कि मास को जो है वो कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लेकिन एक और बात क्या है? एक और बात यह है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में एक और चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास के अलावा एक और चीज होती है जिसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वो है आपके नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, number of atoms of reactants and number of atoms of product must be equal in chemical equation. ठीक है, अगर तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और आपका मास बैलेंस है, अगर तो ये दोनों चीजें जो है कह लें कि बैलेंस है, दोनों साइड पे इक्वल है, तो आपकी केमिकल इक्वेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन हमें उसको बैलेंस, उन एटम्स को या उस मास को बैलेंस कैसे किया जाए वो हम आज सीखेंगे। अच्छा, एक जो है मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि एटम्स को, और जो है वो एग्जांपल के तौर पे या प्रूफ के तौर पे भी बता देते हैं इन बात को कि एटम्स और मास ही जो है दोनों साइड पे इक्वल रहते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन आप लोगों के सामने लिख रही हूँ जो प्रीवियसली वीडियो लेक्चर में भी मैंने लिखी थी, अमोनिया की फॉर्मेशन। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या इसमें मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और इसके मासेस को दोनों साइड पे देख लेते हैं कि इन चारों चीजों में से कौन कौन सी चीजें इक्वल है दोनों साइड पे और कौन कौन सी चीजें इक्वल नहीं है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो हम आगे जाके पढ़ते हैं।
टोटल कितने हो गए? 8 एटम्स हो गए। यहाँ पे 8 एटम्स हो गए, इसके कितने हो गए? 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 2 और ये 3 कितने हो गए? 2 3 से 6 हाइड्रोजन के एटम हो गए, 2 इसके हो गए। तो यहाँ पे भी कितने एटम्स हो गए? 8 एटम्स हो गए। ठीक है, अब जरा मॉलिक्यूल्स मोल्स को देख लेते हैं पहले। मोल्स को हमने जो है वो एटम्स को दोनों साइड पे देख लिया, अब मोल्स को देख लेते हैं। यहाँ 1 मोल है नाइट्रोजन का, सही, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का। यहाँ भी कितना है? यहाँ कितने मोल्स है? 3 मोल्स है। तो टोटल कितने हुए? 1 + 3 4 मोल्स। ठीक है, यहाँ कितने मोल्स हैं? यहाँ है प्रोडक्ट साइड पे आपकी जो प्रोडक्ट बन रही है उसके टोटल कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। अब जरा मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने? 1 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस का, यहाँ पे कितने? 3 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। तो कितने हुए? 4 मॉलिक्यूल्स हो गए रिएक्टेंट साइड पे। और प्रोडक्ट साइड पे अमोनिया गैस जो आपके पास बन रही है NH3, वो किसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब लास्ट में सबसे एंड में हम क्या देखते हैं? मास को। मास कितना है यहाँ पे? तो जो है वो रिएक्टेंट साइड पे मास कितना है? टोटल 34 ग्राम्स। ठीक है, 34 ग्राम्स के नहीं है, 34 AMU कह रहे हैं। ठीक है, टोटल मास कितना है? 34 AMU। कैसे? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14 AMU। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 AMU और 3 2 are 6 6 + 28 34 AMU। प्रोडक्ट साइड पे भी सेम मास है, कितना है? 34 AMU। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों चीजों में से हमें कौन सी 2 चीजें हैं जो बैलेंस मिल रही है, या जो है वो दोनों साइड पे इक्वल मिल रही है? वो है क्या? एक है एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, और एक है मास, यहाँ पे भी 34 AMU है, यहाँ पर भी 34 AMU है। लेकिन कौन सी 2 चीजें हमें यहाँ जो है वो इक्वल नहीं मिल रही? वो है मोल्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 4 मोल्स है तो यहाँ पे 2 मोल्स है, जबकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फिर भी यहाँ पे मोल्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं है, बल्कि क्या इक्वल है? एटम और मास। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी क्या बैलेंस या क्या इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स एंड मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात तो हमें आज समझ में आ गई कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स और मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले कैसे केमिकल इक्वेशन बनाई जाती है। ठीक है, जब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आपको ये फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट लिखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट्स है उसका जो फॉर्मूला है, उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज हम क्या देखते हैं? सेकंड थिंग इज कि हम उसके दोनों साइड पे क्या देख रहे होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर द नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है दोनों साइड पे तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। लेकिन अगर द नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बैलेंस नहीं है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के आपस में, तो क्या है? हमारी इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स और मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बैलेंस होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स ही बैलेंस नहीं है तो वो केमिकल इक्वेशन ही आपकी बैलेंस नहीं है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। ये तो हमने इसको वर्बली पढ़ लिया। एक केमिकल इक्वेशन है
बैलेंस हो रहा है दोनों साइड पे। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 3 शो हो रहा है और प्रोडक्ट साइड पे कितने शो हो रहे हैं 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन शो हो रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम्स है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम्स है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारी केमिकल इक्वेशन क्या बैलेंस नहीं है। दो जो एलिमेंट्स है उसके तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स अभी बैलेंस नहीं है। तो अब क्या करते हैं इसको किसी ना किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस केमिकल इक्वेशन को कोई ना कोई ऐसा कोएफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा जो दोनों साइड पे इक्वेशन को अगर हम लगाएं तो बैलेंस्ड हो जाए। जरूरी नहीं है वो कोएफिशिएंट सेम हो रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। पहले हम देखते हैं कि यहाँ कौन सा कोएफिशिएंट जो फिक्स हो रहा है और यहाँ कौन सा कोएफिशिएंट फिक्स हो रहा है। कोएफिशिएंट मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो नंबर जो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में लिखा हुआ हो तो उस नंबर को आप कहते हैं कोएफिशिएंट, जो नंबर ऑफ एटम्स को शो करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। ठीक है, अब अगर मैं ये इक्वेशन नीचे उतार रही हूँ KCl3 KCl प्लस ऑक्सीजन, यस ठीक है। ये सेम केमिकल इक्वेशन मैंने नीचे उतार ली इसको बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, मैं ऐसा कौन सा कोएफिशिएंट लूं कि यहाँ भी नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो जाए यहाँ भी एटम्स बैलेंस हो जाए। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ, यहाँ कोएफिशिएंट अगर मैं 2 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा 2 2 से 4 एटम्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई कोएफिशिएंट मुझे ऐसा नहीं मिल रहा जो 3 से मल्टीप्लाई करवाने पे 4 आंसर दे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो यहाँ अगर तो मैं 3 रख रही हूँ कोएफिशिएंट ऑक्सीजन के साइड पे प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ मैं ऐसे करती हूँ 3 कोएफिशिएंट को प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना क्या रखा 3 3 2 सा 6 एटम्स बन गए। अब यहाँ कोई कोएफिशिएंट ऐसा फिक्स हो सकता है जो 3 से मल्टीप्लाई करवाने पे 6 आंसर दे? वो जरूर हो सकता है। वो कौन सा कोएफिशिएंट है? वो है 2। ठीक है, यहाँ 2 रखा यहाँ 3 रखा, 2 3 सा 6 3 2 सा 6। अब क्या है, अब ऑक्सीजन के तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए लेकिन अब पोटेशियम और क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस नहीं हुए। उसके लिए क्या करें, यहाँ अब पोटेशियम के 2 एटम्स हैं यहाँ 1 एटम है, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स हैं यहाँ 1 एटम है, तो यहाँ क्या करें यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। सही है, पोटेशियम क्लोराइड के आगे भी हम 2 को प्लेस कर देते हैं। अब क्या हुआ, अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस लग रही है आप लोगों को। यहाँ देखें पोटेशियम के 2 एटम्स हैं यहाँ भी अब पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, क्लोरीन के यहाँ 2 एटम्स हैं यहाँ भी क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ 6 एटम्स हैं यहाँ भी ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। तो अब हमारी ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन पहले ये थी, जब हमने इसे नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया तो अब ये हो गए। समझ में आ गई बात कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब जरा थोड़ी और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों के सामने मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है CO2। ठीक है, अभी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। वही तरीका जो मैंने आप लोगों को समझाया था नंबर ऑफ एटम्स को चेक करने का कि मैंने फॉर्मूला तो सही लिख दिया, सही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, लेकिन हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स को जो है वो चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है या नहीं। ये देखें कैल्शियम यहाँ पे 1 एटम है, इसका भी 1 एटम है। ठीक है, 1 कैल्शियम
क्लोरीन के दो एटम्स है, यहाँ भी क्लोरीन के दो एटम्स छोड़ रहे हैं, तो अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मासेस और नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, मास भी हमारा कंसर्व रहा और नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस्ड हो गए, तो इसलिए अब इस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।